हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि क्लासिफिकेशन की जरूरत ही क्या पड़ी, क्यों क्लासिफिकेशन किया गया होगा। तो हम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन से पहले कुछ एग्जांपल्स देखें। जब हम किसी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं या किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाते हैं या सब किसी सुपरमार्केट में जाते हैं, यदि हमें जो भी मटेरियल चाहिए होता है, हम पर्टिकुलरली उस कंपार्टमेंट में जाते हैं और हमें वो सामान मिल जाता है। आप एक मेडिकल पे जाते हैं, मेडिकल वाले से कुछ भी आप मेडिसिन बोलते हैं, वो सडनली आपको लाकर दे देता है। हम सुपरमार्केट में जाते हैं, जो भी हमें सामान चाहिए होता है, हम पर्टिकुलरली उस सेक्शन में जाते हैं और वो सामान हमें जल्दी से मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उन्होंने डिफरेंट थिंग्स को उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करके रखा हुआ होता है। इमेजिन करिए, यदि ये सारा सामान एक ही जगह पर रखा होता, इस तरह से डिवीजन नहीं होता, सारा सामान एक ही जगह रखा होता, तो आपको एक एक चीज को ढूंढने के लिए कितना कितना टाइम लग जाता। तो यहाँ पर इन्होंने क्लासिफाई करके रखा हुआ है, सामान को बांट कर रखा हुआ, उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। सेम प्रॉपर्टीज या सेम प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ एलिमेंट्स के साथ आई। जब हम 18th सेंचुरी की बात करें तो उस टाइम कम एलिमेंट्स थे, लेकिन धीरे धीरे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती ही जा रही थी, आज भी होती जा रही है। हर एलिमेंट अपनी कुछ प्रॉपर्टी शो करता है, वो अपने कंपाउंड्स बनाता है, उन कंपाउंड्स की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इतने सारे डिफरेंट एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के साथ लर्न करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हुआ, तो साइंटिस्टों ने सोचा एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाए उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। तो एलिमेंट्स को इस तरह से क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी और एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हम स्टडी कर रहे हैं वो है डॉबेर्नियर का क्लासिफिकेशन। तो हम अभी स्टडी कर रहे हैं डॉबेर्नियर क्लासिफिकेशन, जिसको डॉबेर्नियर ट्रायड भी बोला जाता है। ट्रायड दैट मींस पेयर ऑफ 3। डॉबेर्नियर का क्लासिफिकेशन आया था अप्रॉक्स 1817 टू 29 के बीच में। जब डॉबेर्नियर ने अपना क्लासिफिकेशन दिया, उस टाइम अप्रॉक्स 33 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे। डॉबेर्नियर ने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज किया और उन्होंने क्या किया, ट्रायड दैट मींस 3 एलिमेंट्स के पेयर बना अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। अब ये 3 पेयर्स भी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग बना है। उन्होंने क्या करा कि जो 3 एलिमेंट्स के पेयर हैं, उसमें से जो मिडिल वाले का मास है वो फर्स्ट और थर्ड के मास का एवरेज होगा। पहली बात तो कि क्या किया, 3 एलिमेंट्स के पेयर बनाए, इन 3 एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग मास रखा है। बट इसमें भी एक और प्रॉपर्टी इंक्लूड क्या की है, जो मिडिल वाले का मास है वो रिमेनिंग 2 के मास का एवरेज होगा। तो इस तरह से उन्होंने क्या ट्रायड्स बनाए, कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एक ट्रायड बनाया उन्होंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का। आप एटॉमिक मासेस देखें तो लिथियम का मास होता है 7, पोटेशियम का मास होता है 39। अब यदि हम सोडियम का मास देखते हैं 7 + 39/2 दैट मीन्स 46/2 इट इज 23। हमें मालूम है 23 इज द मास ऑफ सोडियम, और यहाँ आप देख रहे हो 7, 23, 39 इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के सीक्वेंस में। ठीक है, एक पेयर इनका ये हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का एक ट्रायड ये हो गया। दूसरा ट्रायड उन्होंने बनाया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40, बेरियम का होता है 137। हमने इसका एवरेज निकाला, 137 + 40 कितना हो गया 177। 177 दैट मीन्स इट इज 88, अप्रॉक्स 88। दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम, और यहाँ आप देख रहे हो 40, 88, 137, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और मिडिल का मास रिमेनिंग 2 के मास का एवरेज है। दैट मीन्स एक ट्रायड इनका ये बना। एक और ट्रायड की बात करते, दैट मीन्स 2 ट्रायड्स ये हो गए।
एक और की हम बात करते हैं, दैट इज द क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का मास कितना है 35, आयोडीन का मास 127, ब्रोमीन का मास निकाले 127 प्लस 35 डिवाइड बाय 2, तो आपको इसका मास मिलेगा अप्रॉक्स 80। दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन, और यहाँ भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में 35, 80, 127। इस तरह से ये तीन ट्रायड हमें डॉबेर्नियर ने दिए कि तीन तीन एलिमेंट्स के ट्रायड बनेंगे अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास होगा, मिडिल का मास रिमेनिंग टू के मास का एवरेज होगा। इस तरह से इन्होंने थ्री ट्रायड्स बना दिए। कुछ और एलिमेंट्स जब मेंडलीफ ने बनाए, सॉरी डॉबेर्नियर ने बनाए, इन्होंने थ्री ट्रायड्स ही बनाए थे। इसी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमने कुछ और देखे तो हमें कुछ और ट्रायड एलिमेंट्स भी ऐसे मिलते हैं जो इस प्रॉपर्टीज को वेरीफाई कर देते हैं, इस ट्रायड के अकॉर्डिंग फुलफिल होते हैं। ये है आपके पास हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, क्लोरीन का कितना है 35, फ्लोरीन का कितना आ जाएगा 36/2, दैट मीन्स 18, जो कि फ्लोरीन के फ्लोरीन के एटॉमिक मास के इक्वल है। इसी तरह से हमारे पास और पेयर मिल जाता है पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यहाँ भी यदि हम एटॉमिक मासेस पुट करके एवरेज निकालेंगे तो यह हमारे पास पेयर इस लॉ के अकॉर्डिंग फुलफिल होता हुआ मिलेगा। लेकिन साइंस में क्या होता है, जब हमारे पास कुछ थ्योरीज आती हैं तो उन्हीं थ्योरीज में और रिसर्च की जाती है, उनमें मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं, उनके ड्रॉबैक्स देखे जाते हैं, कुछ कमियां निकलती हैं तो उनको रिमूव करने की कोशिश की जाती है। वही चीज डॉबेर्नियर ट्रायड में देखा गया। डॉबेर्नियर ट्रायड में हमें कुछ ड्रॉबैक्स मिले। ड्रॉबैक क्या था डॉबेर्नियर का, डॉबेर्नियर के टाइम अप्रॉक्स 33 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, बट जो इन्होंने ट्रायड्स बनाए आउट ऑफ 33 ओनली 3 ट्रायड्स, दैट मीन्स 9 एलिमेंट्स को ही इन्होंने अरेंज किया। उसके बाद यदि हम कुछ और एलिमेंट्स अरेंज करते हैं तो हमारे पास 2 और 3 ट्रायड्स और बनते हैं, लेकिन रिमेनिंग एलिमेंट्स इस ट्रायड के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठते। जैसे हम एक एग्जांपल देखें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है। आर्सेनिक का होता है 75। 75 प्लस 14 कितना हुआ 89। 89 का हाफ करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 44.5। बट हमें मालूम है पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, सॉरी फास्फोरस का एटॉमिक मास कितना होता है 31, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी एलिमेंट डिस्कवर्ड थे उस टाइम उन सारे एलिमेंट्स को आप अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अरेंज कर सकते। तो इस तरह से ये उस टाइम तक डिस्कवर्ड सारे एलिमेंट्स को ट्रायड के फॉर्म में भी अरेंज नहीं कर पाए थे, इसलिए इनकी थ्योरी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली और इसको वहीं पर स्टॉप कर दिया गया। कुछ टाइम के बाद न्यू थ्योरी आई, ये आई थी अप्रॉक्स 1866 में। 1866 में जो न्यू थ्योरी आई वो था न्यूलैंड ऑक्टाव्स लॉ। न्यूलैंड साइंटिस्ट का नाम है, ऑक्टा मीन्स होता है 8। उन्होंने 8 एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस में लगाया। उनका कहना था कि यदि आप एलिमेंट्स को, या इन्होंने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की ही बात की, यदि आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखते हैं तो हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से सिमिलर आएगी। 1 से 7 तक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी में डिफरेंस होगा, फिर जो 8th एलिमेंट आएगा 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी वापस से फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से सिमिलर प्रॉपर्टी होगी। इस चीज को उन्होंने म्यूजिकल नोट से रिलेट किया। जिस तरह से 7 म्यूजिकल नोट होते सा रे गा मा पा धा नी, और जैसे ही 8th वाला आता है वो वापस से सा आता है जो कि फर्स्ट वाला सा था।
तो उन्होंने कहा जिस तरह से सरगम में हर एथ नोड फर्स्ट नोड से सिमिलर होता है, इसी तरह यहाँ एलिमेंट्स को भी यदि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज किया जाए तो हर एथ एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से सिमिलर होगी। इस थ्योरी को लेकर उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। न्यूलैंड के टाइम एलिमेंट्स और ज्यादा डिस्कवर हो गए थे और इस टाइम एलिमेंट्स थे अप्रॉक्स 62 एलिमेंट्स इस टाइम डिस्कवर थे। तो इन्होंने अपनी इस थ्योरी को लेकर एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया और इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो न्यूलैंड के ऑक्टाव्स को हम लिखते हैं न्यूलैंड्स octaves. Octaves means pair of 8. यहाँ हम सरगम लिख लेते हैं क्योंकि उन्होंने कहा क्या कहा कि म्यूजिकल नोट के अकॉर्डिंग ये हर एथ नोट जो आएगा वो फर्स्ट नोट के इक्वल होगा। तो हमारे पास सरगम क्या होती है, सा रे ग म प ध नी, और फिर क्या आ जाता है आपके पास वापस से सा ना। तो इसी के अकॉर्डिंग यदि हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लिखना शुरू करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हाइड्रोजन, लिथियम, क्योंकि उस टाइम अभी नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं है, ठीक है ना, अभी नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं है। तो हमारे पास एटॉमिक नंबर 1 के बाद क्या आ जाएगा 3, फिर बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, 10 अभी है नहीं, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16। इसके आगे इसी तरह हम एलिमेंट्स को लिखते हैं इस टेबल को, सिलीनियम यहाँ आ जाएगा आपके पास, फिर ब्रोमीन, रुबिडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर सीरियम एंड लैंथेनम, देन जर्कोनियम। ये न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को अरेंज किया इस तरह से। आप चाहे तो इनको 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं कि 7 के बाद जो 8th वाला आ रहा है वो वापस से यहाँ आ रहा है। आप कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं, जरूरी है कि आप फर्स्ट वाले से करें। आप जैसे यदि मैं लिथियम से भी 1 से काउंटिंग करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसकी प्रॉपर्टी से सिमिलर होगी, हर 8th वाले की प्रॉपर्टी उसके फर्स्ट वाले से सिमिलर होगी। तो अब यहाँ हम देखते हैं हाइड्रोजन, फ्लोरीन ये सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। इन सभी में एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की टेंडेंसी होती है, इन सभी की वैलेंसी 1 होती है, सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इसी तरह से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आप देख रहे हो, सभी के वैलेंसी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करते हैं, कैटायंस बनाते हैं, 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, इनके चार्ज फॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यहाँ कितना 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, वैलेंसी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि हर एथ एटम अपने फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। इस टाइम तक आपके पास एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, अप्रॉक्स 62 एलिमेंट्स यहाँ डिस्कवर्ड थे और उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स आई, कुछ ड्रॉबैक्स हैं इस टेबल के भी। यहाँ पर हम देखें तो देखते हैं जो ये प्रॉपर्टी थी कि हर एथ एलिमेंट अपने प्रीवियस से सिमिलर होगा, ये प्रॉपर्टी अप टू द कैल्शियम तक तो फुलफिल होती है। आप यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये यहाँ आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम क्रोमियम से सिमिलर नहीं होता है, यहाँ आप देख रहे हैं नॉन मेटल के साथ मेटल आ गया है, यहाँ भी नॉन मेटल्स के साथ मेटल ग्रुप में आ गए। तो ये प्रॉपर्टीज यानी कि हर एथ एलिमेंट फर्स्ट से सिमिलर होगा, या न्यूलैंड ने जो प्रॉपर्टी बताई थी जिसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज किया था, ये क्लासिफिकेशन अप टू द कैल्शियम जिनको कि हम लाइटर एलिमेंट्स बोलते हैं, यहाँ पर ये लॉ सेटिस्फाई होता है, उसके आगे के एलिमेंट्स इस लॉ को वेरीफाई नहीं करते। नेक्स्ट इनका ड्रॉबैक था कि इन्होंने कुछ सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को डिफरेंट प्लेसेस पर रख दिया है, जैसे मैग्नीज और आयरन कोबाल्ट निकल से सेम प्रॉपर्टी रखते हैं, लेकिन ये इधर आ गए, ये इधर आ गया है।
नेक्स्ट ड्रॉबैक हम देख सकते हैं कि एक ही स्लॉट में दो दो एलिमेंट्स को रख दिया है, कॉपर निकल एक साथ है, सीरियम लैंथेनम एक साथ है, तो क्या ये दो दो एलिमेंट एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं? यदि सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं तो डिफरेंट सिंबल्स क्यों दें, फिर हम उसको सेम एलिमेंट्स ही ना मान लें? तो इस तरह से एक स्लॉट में दो दो एलिमेंट्स देना ये रॉन्ग हो गया है। नेक्स्ट, इनका मानना ये था कि उस टाइम तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर है, आपको 56 टू 62 एलिमेंट्स उस टाइम डिस्कवर थे, तो उनका मानना था कि इतने ही एलिमेंट नेचर में बिलोंग करेंगे और एलिमेंट्स का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कोई डिस्कवरी आगे होगी ही नहीं? इनके अरेंजमेंट करने के बाद और भी बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। यदि हम आज प्रेजेंट टाइम की बात करें तो अप्रॉक्स 118 एलिमेंट्स ऑलरेडी डिस्कवर्ड है। तो इनका ये कहना गलत जाता है कि और एलिमेंट डिस्कवर नहीं होंगे या सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स का एग्जिस्टेंस होगा। तो इस तरह से इनकी टेबल में भी, इनके अरेंजमेंट में भी ड्रॉबैक्स निकले। तो इन ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए जो हमारे पास नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आया वो था मैंडलीव का क्लासिफिकेशन, जिसे हम मैंडलीव पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जाना जाता है। मैंडलीव का टेबल काफी लॉन्ग टाइम तक चला। आइए मैंडलीव की टेबल की बात करते हैं। मैंडलीव ने क्या किया? मैंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज करने से पहले कुछ होमवर्क किया, और वो होमवर्क क्या किया उन्होंने उस टाइम तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर थे, मैंडलीव के टाइम अप्रॉक्स एलिमेंट हो गए थे 63। तो मैंडलीव ने ऑल 63 एलिमेंट्स के लिए एक एक कार्ड्स बनाए। इस तरह से उन्होंने हर एलिमेंट के लिए, सपोज ये कार्ड है, इस तरह से हर एलिमेंट के लिए उन्होंने इस तरह से कार्ड्स प्रिपेयर किए। इस कार्ड पर उन्होंने उस एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज को लिखा, जैसे उस एलिमेंट का सिंबल क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, साथ में कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी उन्होंने डिस्कस करी। उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज देखी हाइड्राइड एंड ऑक्साइड। यदि उस एलिमेंट को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है तो वो किस तरह का कंपाउंड फॉर्म करता है। जैसे सपोज हम ले सोडियम Na, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। एटॉमिक मास कितना है? 23। इसका नाम क्या है? सोडियम। यदि ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो किस टाइप का कंपाउंड बनाएगा? यदि ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो किस टाइप का कंपाउंड बनाएगा? इस तरह से इन्होंने प्रॉपर्टीज लिखी, और उस टाइम तक डिस्कवर्ड जितने भी एलिमेंट्स थे, सभी एलिमेंट्स के लिए उन्होंने इस तरह से सेपरेट कार्ड्स प्रिपेयर किए। कार्ड्स प्रिपेयर करने के बाद उन्होंने देखा कि जो एलिमेंट्स सेम टाइप के, सेम फॉर्मूला वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड्स बना रहे, जैसे यहाँ सोडियम लिखा, सोडियम को मैंने एक मेटल लिया। अब यदि जितने भी एलिमेंट्स हैं जो यदि R2O टाइप के ऑक्साइड्स बनाएंगे वो सब इस कैटेगरी में आ जाएंगे, और जो RH टाइप के बनाएंगे वो इसके हाइड्राइड RH टाइप का बनाएगा वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। इस तरह से उन्होंने डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए कार्ड्स बनाए, और कार्ड्स बनाने के बाद फिर जो एलिमेंट सेम टाइप के हाइड्राइड ऑक्साइड्स बना रहे थे उन सभी के बंचेस बनाए, उन सभी को एक साथ रखा। एक साथ रखने के बाद अब उनको उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के सीक्वेंस में अरेंज कर लिया। पहले उन्होंने कार्ड्स बनाए, फिर सेम प्रॉपर्टी वालों को साथ में रखा, फिर उनको उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया। इसके बाद अब उन्होंने अपनी एक टेबल बनाई। उस टेबल में कुछ ग्रुप्स एंड पीरियड्स बनाए। वो टेबल उन्होंने कैसे बनाई? उन्होंने जो टेबल बनाई उसमें 8 वर्टिकल कॉलम्स बनाए, और इन 8 वर्टिकल कॉलम्स को उन्होंने नेम दिया ग्रुप। ये है ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। इस तरह से 8 ग्रुप्स बनाए। इसको नाम दे दिए, नंबर दे दिए 1 2, इन्होंने रोमन में दिया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8th ग्रुप। इस तरह से इन्होंने नाम दिया, और 7 हॉरिजेंटल रोज बनाई, और उन हॉरिजेंटल रोज को नाम दिया पीरियड।
तो इस तरह से 7 हॉरिजेंटल रोज बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 हॉरिजेंटल रोज बनाई, जिन्हें नेम दिया उन्होंने पीरियड्स। तो हम कह सकते हैं कि मेंडलीव की टेबल में 8 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स हैं। इसके बाद उन्होंने जो ये 1 से 8 तक के ग्रुप बनाए, इनमें से 1 से 7 ग्रुप को फर्दर सब डिवाइड कर दिया। 1 से 7 तक के ग्रुप्स को सब डिवाइड किया और 8th वाला एज इट इज है। सब डिवाइड करने के बाद इसको इन्होंने नेम दे दी, जैसे फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, एंड सो ऑन अप टू द 7th ए सेवंथ बी। और अब इसमें एलिमेंट्स को फिल करना स्टार्ट किया अप टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास और सेम फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड एंड ऑक्साइड्स। तो इस तरह से एलिमेंट्स फिल किए इन्होंने, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। 7th वाला पीरियड अभी खाली है क्योंकि इस टाइम वो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड नहीं है जो 7th पीरियड में आएंगे। तो इस तरह से इन्होंने पूरी टेबल को फिल कर दिया, सारे एलिमेंट्स उस टेबल में फिल कर दिए। सबसे बड़ा बेनिफिट इनकी टेबल का ये रहा कि उस टाइम तक जितने डिस्कवर्ड एलिमेंट थे उन सारे एलिमेंट्स यानी अप्रॉक्स 63 एलिमेंट्स मेंडलीव के टाइम डिस्कवर्ड थे। तो मेंडलीव ने ऑल 63 एलिमेंट्स को एक प्रॉपर मैनर में टेबल में फिल कर दिया। ठीक है, अब टेबल में फिल किया यानी सबसे बड़ा बेनिफिट तो क्या हुआ, जितने एलिमेंट उस टाइम तक डिस्कवर्ड थे वो सारे एलिमेंट प्रॉपर मैनर में फिल हो चुके हैं। क्या ऐसा करने से कुछ फायदा हुआ? तो हम देखते हैं कि मेंडलीव की टेबल में बहुत सारी यूटिलिटीज या एप्लीकेशंस आई। जैसे पहली एप्लीकेशन की बात करें तो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। पहली एप्लीकेशन आती है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। तो फर्स्ट एप्लीकेशन की हम बात करें, फर्स्ट एप्लीकेशन है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। अब क्योंकि उन्होंने सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा था, यानी ऐसे एलिमेंट जिनके हाइड्राइड एंड ऑक्साइड्स के फॉर्मूले सेम थे उनको उन्होंने एक ही ग्रुप में रखा था। दैट मीन्स एक ग्रुप में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। तो अब यदि एक ग्रुप के एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी हमें मालूम है तो उसी ग्रुप के अदर एलिमेंट की हम अप्रॉक्सीमेट प्रॉपर्टी बता सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी ऐसी ही होगी। ये जस्ट लाइक इस तरह से है कि यदि हम एक क्लास की बात कर रहे, सपोज एक 11th क्लास है, 11th क्लास के यदि एक स्टूडेंट का मुझे सिलेबस मालूम है कि एक स्टूडेंट 11th क्लास का केमिस्ट्री का ये सिलेबस पढ़ता है, तो मुझे अदर स्टूडेंट का भी मालूम है कि वो यही सिलेबस पढ़ेगा। यदि एक स्टूडेंट में इतना नॉलेज है तो इसी क्लास के अदर स्टूडेंट में भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही नॉलेज होगा। वही चीज यहाँ पर है कि एक ग्रुप में एक एलिमेंट की यदि प्रॉपर्टी हमें मालूम है तो अदर एलिमेंट की प्रॉपर्टी हम अप्रोक्सीमेट बता सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी इस एलिमेंट की होगी। तो इस तरह से सिस्टमेटिक स्टडी में काफी हेल्प मिल गई। दूसरा जो इसका मेन एडवांटेज था वो था प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। मेंडलीव ने उस टाइम जितने एलिमेंट डिस्कवर्ड थे उन सबको तो प्रॉपर्ली अरेंज किया ही था, साथ में कुछ ऐसे एलिमेंट जो उस टाइम डिस्कवर्ड नहीं थे उनके बारे में भी प्रेडिक्शन दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ एलिमेंट डिस्कवर होंगे। जब वो एटॉमिक मास और पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को टेबल में अरेंज कर रहे थे, तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इन बिटवीन दीज एलिमेंट्स यहाँ कुछ आना चाहिए और उनकी प्रॉपर्टी ऐसी ऐसी होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट मास इतना होना चाहिए। ऐसा करके उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट किया और सबसे अच्छी बात ये रही कि इन फ्यूचर वो एलिमेंट डिस्कवर भी हुए और उनकी प्रॉपर्टी सेम वही थी जो मेंडलीव ने प्रिडिक्ट की थी। ये हमारे पास 3 एलिमेंट थे जो मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किए थे। ये एलिमेंट है स्कैंडियम,
स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। इन 3 एलिमेंट्स के लिए मैंडलीफ ने प्लेस वैकेंट छोड़ा था और प्रिडिक्शन दिया था कि इन फ्यूचर इस तरह के एलिमेंट्स डिस्कवर हों। अब क्योंकि उस टाइम तो ये एलिमेंट डिस्कवर थे नहीं और उनको प्लेस रिजर्व करना था, उन्होंने प्रिडिक्शन दिया था कि ऐसे एलिमेंट डिस्कवर होगा, तो प्लेस रिजर्व कैसे किया जाए, तो उन्होंने उस टाइम इन एलिमेंट्स का कुछ नेम दिया और वो नेम इस बेसिस पर दिया कि इन एलिमेंट के प्रीवियस पहले जो एलिमेंट थे उस एलिमेंट के नेम के बेसिस पर इनका नेम दिया। तो मैंडलीफ ने स्कैंडियम को दिया ई का बोरोन, गैलियम को दिया ई का एल्यूमिनियम और जर्मेनियम को दिया ई का सिलिकॉन। ये नेम मैंडलीफ ने दिए थे और ये नेम जब डिस्कवरी हो गई उसके बाद आफ्टर डिस्कवरी ये नेम और ये सिंबल्स रखे गए, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। ई का एक संस्कृत वर्ड होता है जिसका मतलब होता है प्रीवियस, दैट मीन्स जो एलिमेंट आने वाला है उसका प्रीवियस एलिमेंट ये है। तो इस तरह से इन 3 एलिमेंट को मैंडलीफ ने ये नाम दिए और इन फ्यूचर जब एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए तो उनके नाम ये रखे गए। तो इस तरह से ये हमारे पास प्रिडिक्शन हो गया। थर्ड उनकी प्रॉपर्टी थी करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मास को करेक्ट करने में यहां से हेल्प मिली। फॉर एग्जांपल बेरिलियम, पहले माना जाता था कि बेरिलियम का मास 13 होगा, बट जब मैंडलीफ की टेबल देखी तब देखा कि बेरिलियम लिथियम और बोरोन के बीच में सिचुएटेड है। लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, बोरोन का होता है 11। दैट मीन जो बेरिलियम का मास है लिथियम और बोरोन के मास के बीच में होना चाहिए। तो बाद में इसको कैलकुलेट करके बताया गया कि बेरिलियम का मास 9 होता है जो कि लिथियम और बोरोन के बीच में होता है। तो इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स और भी जिनके मासेस को करेक्ट किया गया। तो ये 3 मेन एप्लीकेशन हैं जो हमारे मैंडलीफ की टेबल की हैं, मैंडलीफ की यूटिलिटीज भी बोल सकते हैं इनको। हर चीज में सिर्फ एप्लीकेशन ही नहीं होती, उसके अच्छे गुण ही नहीं होते, सभी में अच्छे गुण होते हैं तो कुछ बुराइयां भी होती हैं। सेम चीज यहाँ पर है, मैंडलीफ की टेबल से काफी ज्यादा बेनिफिट मिला, काफी इसका यूटिलाइजेशन भी हुआ, लेकिन जब और रिसर्च किया गया तो देखा गया कि मैंडलीफ की टेबल में भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इसमें भी कुछ कमियां रह गई हैं। तो आइए अब हम मैंडलीफ की टेबल के कुछ ड्रॉबैक्स को स्टडी करते हैं, क्या क्या इसमें ड्रॉबैक्स हैं। हम स्टडी करें ड्रॉबैक और डिफेक्ट्स और लिमिटेशंस ऑफ मैंडलीफ टेबल। तो पहला जो इसका ड्रॉबैक है वो हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ड्यू टू लीस्ट एटॉमिक मास इसको फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट पीरियड में सिचुएटेड किया गया। लेकिन बाद में उन्होंने ये भी कहा था कि सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को हम साथ में रख रहे हैं। तो यदि आप पीरियोडिक टेबल पर ध्यान दें तो आप देखते हैं कि जहां हाइड्रोजन रखा है यानी फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स मेटल है और हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। एक मेटल की प्रॉपर्टी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी से कैसे सिमिलर हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसको यहाँ फर्स्ट ग्रुप में रखना करेक्ट नहीं है। इसकी प्रॉपर्टी 7th ए ग्रुप जहां पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन्स रखे हुए वहां पर जिन्हें हेलोजेंस कहते हैं, उन हेलोजेंस से हाइड्रोजन ज्यादा सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। तो हाइड्रोजन वहां भी रखा जाना चाहिए था, ना कि फर्स्ट ग्रुप में। तो ये इसकी पोजीशन करेक्ट नहीं है, इसकी पोजीशन शायद वहां होनी चाहिए। सेकंड हम बात करें पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। एटम्स ऑफ द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। जैसे हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के 2 एटॉमिक मास होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37।
बट यदि हम मैंडलीव की टेबल की बात करते हैं तो उसमें हमें क्लोरीन एक ही प्लेस पर दिखाई देती है, 7th ग्रुप और 3rd पीरियड में। अब वो क्लोरीन कौन सी है, 35 है या 37? यदि 35 माना जाए तो 37 कहाँ गई, 37 माना जाए तो 35 कहाँ गई? यानी एक आइसोटॉप को ही प्लेस किया गया, एक कहाँ गया पता नहीं। इसी तरह से हाइड्रोजन की बात की जाए तो हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, जिनको हम हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम भी बोलते हैं। बट आप मैंडलीव टेबल में देखें तो हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट पीरियड में एक ही प्लेस पर सिचुएटेड है, तो बाकी दो कहाँ हैं? इसी तरह हमारे पास बहुत सारे आइसोटॉप्स होते हैं, लेकिन मैंडलीव की टेबल में आइसोटॉप्स को डिफरेंट पोजीशंस अलॉट नहीं की गई है। यदि टेबल अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास अरेंज की गई है तो डिफरेंट मास वाले एलिमेंट्स को डिफरेंट पोजीशन अलॉट होना चाहिए, बट ऐसा मैंडलीव की टेबल में नहीं किया गया है, एक एलिमेंट को एक ही प्लेस प्रोवाइड की गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप and dissimilar elements are placed together. Similar elements in different groups and dissimilar elements placed टुगेदर। बहुत कोशिश की गई कि टेबल में कोई ड्रॉबैक ना निकले, टेबल को बहुत अच्छी तरह से बनाया गया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही गई है। कुछ सिमिलर एलिमेंट्स जैसे कॉपर मरकरी सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, बट इन दोनों को अलग अलग प्लेसेस पर प्रोवाइड किया गया है, अलग अलग प्लेस दी गई है। इसी तरह से कुछ डिसिमिलर एलिमेंट जैसे फर्स्ट ए ग्रुप की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जिनको हम लाइट मेटल्स बोलते हैं, काफी सॉफ्ट मेटल्स होती है, उन्हीं के साथ फर्स्ट बी में रख दिया गया है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को, जो कि कॉइंस मेटल होती हैं। एक लाइटर मेटल की प्रॉपर्टी कॉइंस मेटल की प्रॉपर्टी से सिमिलर कभी नहीं हो सकती, फिर दोनों को सेम ग्रुप में कैसे रखा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास एनोमलस पेयर। एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग मास रखा गया, लेकिन फिर भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो रॉन्ग ऑर्डर में आ गए हैं, जिनका हायर मास है वो पहले रखा गया और लोअर मास वाले बाद में हो गए। जैसे आप देखें कोबाल्ट निकल, कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.9 और निकल का है 58.7। कोबाल्ट बाद में होना चाहिए, निकल पहले होना चाहिए। ऐसे ही हम बात करें टेलीरियम आयोडीन, टेलीरियम एंड आयोडीन। टेलीरियम का एटॉमिक मास है 127, आयोडीन का मास है 126.89 समथिंग। दैट मीन्स आयोडीन पहले आना चाहिए, टेलीरियम बाद में आना चाहिए, बट ये कुछ रॉन्ग ऑर्डर्स अरेंज हो गए, तो यहाँ ये गलत है। लो एटॉमिक मास वाले को पहले आना चाहिए, हायर एटॉमिक मास वाले को बाद में आना चाहिए। फिर हमारे पास ड्रॉबैक के ग्रुप एट पीरियोडिक टेबल पे ध्यान दें तो ग्रुप 8 में उसका सब डिवीजन भी नहीं किया गया है, और विदाउट सब डिवीजन वहां 3 एलिमेंट के 3 ट्रायड्स रखे हुए। जैसे पहले ट्रायड उन्होंने रखा है आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन तीनों को एक साथ रखा हुआ है। तीनों को एक साथ रखा, इसका मतलब क्या है? क्या तीनों की प्रॉपर्टी सेम है? क्या तीनों के मासेस सेम है? नहीं। तो फिर तीनों को एक साथ एक ग्रुप में कैसे रख दिया? इनका ट्रायड किस बेसिस पर बना दिया? यदि हम डॉबेर्ने ट्रायड की बात करें तो वो चीज भी यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही। यदि हम इनके एटॉमिक मासेस को स्टडी करें तो वो भी नहीं होता। इसका एटॉमिक मास है 56, इसका कितना है 58.9, इसका है 58.67 समथिंग।
तो डॉबर्नियर के लॉ को भी वेरीफाई नहीं कर रहा है, एटॉमिक मासेस भी डिफरेंट है, सिंबल्स भी डिफरेंट है, प्रॉपर्टीज भी इनकी डिफरेंट है, फिर इनको तीनों को एक साथ क्यों रखा गया है, ये चीज उन्होंने क्लेरिफाई नहीं किया। इसी तरह से 2 और ट्रायड्स उन्होंने बनाकर यहाँ पर रखे हुए हैं, बट क्लेरिफिकेशन नहीं किया, विदाउट सब डिवीजन एलिमेंट्स को यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये चीज हमें कंफ्यूज करती है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। नेक्स्ट हम बात करें तो आपके पास आता है पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लैंथेनाइड को उन्होंने बताया है 6th पीरियड में और एक्टिनॉइड बताया 7th पीरियड में, लेकिन इनको वहां सिचुएटेड नहीं किया गया। ये तो वैसे ही बात हो गई कि यदि आप एक स्टूडेंट को एक क्लास में यदि काउंट करते हो बट उस क्लास में उसको बैठाते नहीं हो, उसकी पोजीशन कहीं और है, तो यहाँ क्या होगा, या तो उस स्टूडेंट को उस क्लास में काउंट नहीं किया जाना चाहिए या उसको वहां बैठाया जाना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, 6th पीरियड में कहा है कि लैंथेनाइड्स के 14 एलिमेंट यहाँ हैं। आफ्टर लैंथेनम लैंथेनाइड के 14 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से बोला है आफ्टर एक्टिनम 14 एलिमेंट एक्टिनाइड्स के हैं, बट लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स को दोनों को यहाँ पर जहाँ 6th और 7th पीरियड में प्लेस नहीं दिया गया। तो कंफ्यूजन यही होता है कि या तो आप यहाँ पर इनको काउंट नहीं करो और यदि काउंट कर रहे हो तो यहाँ प्लेस दो, उन्होंने उनको डिफरेंट प्लेस प्रोवाइड किया तो यहाँ काउंट नहीं किया जाना चाहिए। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं मैडलिफ की टेबल के। आगे हम इन ड्रॉबैक्स को रिमूव करने की कोशिश करेंगे और रिमूव करने के लिए हम आगे पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।